हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स या इकोसिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। इकोसिस्टम्स को हम हैबिटेट के आधार पर टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं। टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स या इकोसिस्टम्स के एग्जांपल हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स। और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के एग्जांपल हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, मरीन इकोसिस्टम्स। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स को हम और फर्दर दो प्रकार के इकोसिस्टम्स या हैबिटेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लोटिक और दूसरा है लैंटिक। लोटिक इकोसिस्टम से मतलब है रनिंग वाटर के इकोसिस्टम्स, जैसे फॉर एग्जांपल रिवर, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। और लैंटिक से हमारा मतलब है स्टैंडिंग वाटर के इकोसिस्टम्स, जैसे लेक, पॉन्ड। यानी स्ट्रीम्स और रिवर्स में वाटर हमेशा मूवमेंट में रहता है, तो उसे हम लोटिक इकोसिस्टम बुला रहे हैं। और लेक्स या पॉन्ड्स यानी कि तालाबों में, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर स्टैंडिंग फेज में रहता है, यानी कि उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो उसे हम लैंटिक इकोसिस्टम बुला रहे हैं। मेरीन इकोसिस्टम भी फर्दर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओशियन, एस्चुराइन, कोरल रीफ्स, मैनग्रोव्स एक्सेट्रा। पहले हम देखते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को डिफाइन करता है कि वहाँ पर जो वाटर मीडियम है उसमें बहुत ही लो सॉल्ट कंटेंट पाया जा रहा है, तो उसे हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बुलाते हैं, कम सैलिनिटी होने के कारण। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कई अलग अलग तरह के हैबिटेट्स आ सकते हैं, जैसे कि लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्वैम्प्स हैं, वेटलैंड्स हैं। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स की स्टडी मेनली जो भी कैरेक्टर्स या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल हों, केमिकल हों या बायोलॉजिकल हों, उसकी स्टडी को हम लिम्नोलॉजी बुलाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में या तो रनिंग वाटर पाया जा सकता है, तो उसे हम लोटिक इकोसिस्टम कहेंगे, या फिर स्टैंडिंग या स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी, तो उसे हम लैंटिक इकोसिस्टम बुलाएंगे। लैंटिक इकोसिस्टम की बात करें पहले, लेक्स या पॉन्ड्स फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर हम सेपरेट जोन्स देख सकते हैं। यानी कि किसी भी लेक या पॉन्ड में जो भी पानी पाया जा रहा है उसे हम सेपरेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा या जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन जो है बिल्कुल जो किनारा है पॉन्ड का या लेक का, उसके पास वाले जोन को हम लिटोरल जोन बुला रहे हैं। इसमें कई तरह के रूटेड प्लांट्स पाए जाते हैं और ये जो है वार्म और शैलो होता है, यानी उथला जल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद का जो जोन है ओपन वाटर का, जो कि किनारे से दूर है और उसमें मेन जो है प्लैंकटन पाए जाते हैं, उसे हम लिम्नेटिक जोन बुला रहे हैं। इसके अलावा जो गहरा एरिया है किसी भी लेक पॉन्ड का, गहराई वाला एरिया, उसे हम प्रोफंडल जोन बुलाते हैं, जहाँ पर मेनली हेट्रोट्रॉप्स पाए जाते हैं। लिटोरल और लिम्नेटिक जोन्स में जो रेशियो होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, वो 1 से ज़्यादा होता है, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है रेस्पिरेशन के मुकाबले, क्योंकि वहाँ जनरली जो ऑटोट्रॉप्स यानी ग्रीन प्लांट्स हैं, प्लैंकटन्स हैं, उनका नंबर ज़्यादा है। जबकि प्रोफंडल जोन में ये जो रेशियो है वो <1 होता है, क्योंकि वहाँ रेस्पिरेशन प्रोडक्शन के मुकाबले ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हेट्रोट्रॉप्स जैसे फिशेस हैं, स्मॉल फिशेस हैं, और भी जो हेट्रोट्रॉप्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, एम्फीबियंस हैं, उनकी संख्या अधिक है। इसके अलावा बिल्कुल बॉटम में जो जोन है किसी भी लेक या पॉन्ड का, उसे हम बेंथिक जोन बुला सकते हैं। तो किसी भी लैंटिक इकोसिस्टम में जो लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं, अगर उनकी बात करें तो वो होते हैं कुछ फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो वाटर सरफेस पर फ्रीली फ्लोट करेंगे, किसी चीज़ से अटैच नहीं है, तो उसे हम प्लैंकटन बुलाते हैं। इनमें फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स आते हैं, एनिमल ओरिजिन के और प्लांट ओरिजिन के। तो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा कुछ फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फ़िश पाई जाती हैं लैंटिक इकोसिस्टम में, नेक्टॉन,
उनको बुलाया जाता है जो भी फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बेंथोस का मतलब है जो कि बॉटम पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, बेंथिक जोन में, उनको हम बेंथोस बुलाते हैं। न्यूस्टन से मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि या तो पानी के बिल्कुल टॉप पर फ्लोट कर रहे हैं या उसके बिल्कुल नीचे सरफेस पर पाए जा रहे हैं, उन्हें कलेक्टिवली न्यूस्टन बुलाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सबमर्ज्ड सरफेसेस से यानी पानी के नीचे प्रेजेंट होते हैं और सरफेसेस से अटैच रहते हैं, हो सकता है किसी प्लांट से अटैच हों, उन्हें पेरीफाइटोन बुलाया जाता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैंटिक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन का। ये जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है इसका मतलब कि टेम्परेचर के आधार पर जब हम किसी भी लेक में या पॉन्ड में जनरली कुछ जोन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन बुलाया जा रहा है। होता क्या है कि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में डेप्थ के साथ, गहराई के साथ, पानी की गहराई के साथ टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, इसी को हम थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन बुला रहे हैं। तो फ्रेश वाटर लैंटिक इकोसिस्टम में मान लीजिए कोई लेक है टेम्परेट रीजन की, तो वहाँ पर जनरली थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन यूजुअली देखा जाता है। तो होता क्या है कि ऐसी एक लेक में जो कि टेम्परेट रीजन में पाई जा रही है, ऊपर का जो सरफेस वाटर है वो जो लेयर है सरफेस वाटर की, उसमें बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर ग्रेडियंट पाया जाता है, यानी टेम्परेचर का जो अंतर है बहुत ही कम रेंज होती है उसकी, उसे हम एपिलिम्नियन बुलाते हैं। ये जो लेयर है एपिलिम्नियन, सबसे ऊपर जो सरफेस पे पानी पाया जा रहा है उसमें टेम्परेचर जो है पूरी लेयर में बहुत ही कम वेरी कर रहा है, बहुत ही कम अंतर उसमें पाया जा रहा है, तो उसे हम, ये जो लेयर है वो फ्रीली सर्कुलेटिंग होती है, यानी कि यहाँ पर पानी जो है इस लेयर में सर्कुलेट होता रहता है। उसके नीचे की जो लेयर है उसे हम मेटालिम्नियन या थर्मोक्लाइन बुलाते हैं। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर एकदम तेज़ी से डिक्लाइन होता है, नीचे की ओर जाता है, क्योंकि हम अब गहराई की तरफ बढ़ रहे हैं और गहराई में क्योंकि लाइट पेनिट्रेशन कम होता जा रहा है इसलिए टेम्परेचर भी डाउन होता जाएगा, गिरता जाएगा। फिर अल्टीमेटली एक तीसरी लेयर आती है हाइपोलिम्नियन, जो कि बिल्कुल गहरा जो इलाका है उस पॉन्ड का या लेक का, वहाँ की लेयर है जिसमें बिल्कुल डीप कोल्ड वाटर पाया जा रहा है, जहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं देखने को मिलता है, यानी पूरी की पूरी लेयर में जो टेम्परेचर है बहुत ही कम अंतर है, उसमें मोर और लेस समान टेम्परेचर है, लेकिन वो ठंडी लेयर है डेंस वाटर की, उसे हम बुलाते हैं हाइपोलिम्नियन। थर्मोक्लाइन जो है एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन के बीच में पाई जा रही है। ये इस लेयर के कारण जो एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन है उनमें आपस में पानी की कोई मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो ये जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है ये लैंटिक इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। जनरली जो लेक्स होती हैं टेम्परेट रीजन की, वहाँ पर ये थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। लोटिक इकोसिस्टम यानी ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर पानी बह रहा है, मूवमेंट में, वहाँ पर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी जो है पूरी तरह से सर्कुलेट हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ पर क्या है, सर्कुलेशन ना होने की वजह से ये अलग अलग स्ट्रेटा या जोन्स जो यहाँ पर बन जाते हैं, ऊपर वाला एपिलिम्नियन, नीचे वाला हाइपोलिम्नियन और बीच में इनके मेटालिम्नियन या थर्मोक्लाइन। अब क्या होता है, जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं तो इस स्ट्रेटिफिकेशन में, इस जोनेशन में भी एक साइक्लिकल पैटर्न, एक साइकिल देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्प्रिंग का मौसम है अगर, तो स्प्रिंग जब जनरली विंटर के बाद आता है तो आइस जो है, बर्फ़ जो होगी उसकी सरफेस पे जमी हुई लेक के, वो मेल्ट हो जाएगी और फिर क्या होगा कि जो सर्कुलेशन और मिक्सिंग है लेक वाटर की वो यहाँ पर हो पाएगी। सरफेस का पानी नीचे तक जाएगा, नीचे का पानी ऊपर तक आएगा, तो कंप्लीट मिक्सिंग जो है देखने को मिलेगी पानी की। इसे हम स्प्रिंग ओवरटर्न बुलाते हैं, क्योंकि ये स्प्रिंग के मौसम में हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से सर्कुलेट हो जाएगी ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर क्या होगा, जैसे धीरे धीरे समर यानी गर्मी आनी शुरू होगी तो टेम्परेचर जो है बढ़ने लगेगा और सन के कारण यानी लाइट के कारण जो ऊपर का जो सरफेस वाटर है वो गर्म होने लगेगा। ये जो लेयर है फिर वो एपिलिम्नियन में जो डिस्टिंग्विश की जा सकती है, और नीचे का पानी क्योंकि वो ठंडा है अभी भी और बीच में थर्मोक्लाइन पाई जा रही है जिसकी वजह से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, उसे हम हाइपोलिम्नियन बुलाएंगे। ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है समर के दौरान देखने को मिलेगा और इस स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से अलग अलग टेम्परेचर की लेयर्स बन गई हैं पानी की। ऊपर का जो सरफेस वाटर है
सरफेस लेयर है वो वार्म सरफेस लेयर हो गई है, नीचे का जो बॉटम लेयर था वो कोल्ड और डेंस वाटर की हो गई है। तो अब यहाँ पर क्या है, पानी की मिक्सिंग अपनी एक लेयर के अंदर तो होगी, लेकिन दो लेयर्स के बीच में नहीं हो पाएगी। यानी एपिलिम्नियन लेयर में जो पानी है वो हाइपोलिम्नियन की लेयर तक नहीं पहुँच पाएगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ऑटम का मौसम आने लगेगा, पतझड़ का, तो टेम्परेचर और डिक्रीज़ होने लगेंगे। टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने की वजह से एपिलिम्नियन जो है उसकी गहराई अब कम होनी शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो ओवरऑल जो पानी है मिक्सिंग उसकी दोबारा से होगी एक बार फिर, और जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि स्प्रिंग में हुआ था वैसा ही अब ऑटम में होगा। पूरी लेक के पानी का टेम्परेचर सर्कुलेशन की वजह से एक जैसा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इसे हम ऑटम ओवरटर्न बुलाते हैं इस प्रोसेस को। उसके बाद जैसे ही विंटर यानी सर्दियाँ आएंगी तो सरफेस का जो पानी है वो सबसे पहले कूल होगा, उसका टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और ऐसे जैसे ही उसका टेम्परेचर 0 तक पहुंचेगा तो क्या होगा, वहाँ पर बर्फ़ जमनी शुरू हो जाएगी सरफेस पर। उस सरफेस पर सबसे पहले बर्फ़ जमेगी तो उससे क्या होगा कि फिर एक स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उससे नीचे वाली जो लेयर होगी, यानी कि उसमें जो टेम्परेचर की रेंज होगी वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगी। और उसके बिल्कुल नीचे जो बॉटम वाली लेयर है उसमें जो टेम्परेचर होगा वो नियरली 4 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। इस कारण उसमें ऑर्गेनिज्म जो है आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। यानी विंटर में फिर से एक और स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। सबसे ऊपर की लेयर जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच चुका है सरफेस पर, वहाँ पर आइस जम जाएगी। उसके नीचे जो टेम्परेचर होगा 0 से 4 के बीच में रहेगा। और सबसे नीचे बॉटम पार्ट में, डीपेस्ट पार्ट में जो लेयर है हाइपोलिम्नियन, वहाँ टेम्परेचर नियरली 4 के आसपास बना रहेगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरह जो ये सीजनल स्ट्रेटिफिकेशन है, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन लैंटिक इकोसिस्टम्स में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं मरीन इकोसिस्टम की। तो मरीन इकोसिस्टम में ओशियंस, एस्चुरीज, सॉल्ट मार्शेस, लगून्स, मैनग्रूव फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे मेन डिफरेंस इसका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से यही है कि यहाँ पर जो सैलिनिटी है उसका लेवल अधिक होता है फ्रेश वाटर के मुकाबले, तो सॉल्टी वाटर इसमें पाया जाता है। ओशियंस जो है सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम्स फॉर्म करते हैं, सबसे डाइवर्स, और उनको हम अलग अलग रीजन्स में बांट सकते हैं। तो एक ओशियन में जो जोन्स पाए जाते हैं जनरली वो होते हैं लिटोरल, नेरेटिक, पैलेजिक और बेंथिक जोन्स। लिटोरल जोन की बात करें तो ये इंटरटाइडल जोन होता है जो कि आपका शोर लाइन पर पाया जाता है। यानी जब टाइड्स आते हैं तो उस दौरान जो जोन जो होता है जो कि पानी से भर जाएगा और बाद में वो लो टाइड आने पर खाली हो जाएगा, तो उसे हम लिटोरल जोन बुलाते हैं। इसके अलावा जो पूरा ओपन ओशियन का एरिया है, पूरा खुला हुआ ओपन ओशियन जो है उसे हम पैलेजिक जोन बुलाते हैं। उसके नीचे का जो एरिया है डीप सी का, यहाँ पर जहाँ पर जाकर डेप्थ बढ़ जाती है गहराई में, उसे पूरा बेंथिक जोन बुलाया जाता है। इसके अलावा सबसे डीपेस्ट पार्ट जो है नीचे का ओशियन का, उसे एबिसल जोन बुलाते हैं। नेरेटिक जोन की बात करें तो नेरेटिक जोन वो जोन है यानी जिसमें जो पानी जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर जो एरिया है पानी का, उसे हम नेरेटिक जोन बुलाते हैं। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो है कॉन्टिनेंट का जो कंटिन्यूशन होता है ओशियन में, उसे अंडर वाटर एक्सटेंशन होता है जो कॉन्टिनेंट का, उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बुलाते हैं। उसकी जो गहराई है वो करीब 200 मीटर तक होती है। तो इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर का जो वाटर का एरिया उसे नेरेटिक जोन बुलाया जा रहा है। जो इंटरटाइडल जोन है उसे लिटोरल जोन बुला रहे हैं। ओपन ओशियन है उसे पैलेजिक जोन बुलाया जा रहा है। सबसे डेप्थ में एबिसल जोन है, और उससे ऊपर डीप पार्ट्स जो है डीप सी जिसे बुलाएं वो बेंथिक जोन है। इसके अलावा जो पैलेजिक जोन है यानी ओपन सी का, ओपन ओशियन का जो एरिया है, उसे हम और भी फर्दर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लाइट के बेसिस पर। तो इसमें आता है पहले फोटिक जोन और एक अफोटिक जोन। फोटिक जोन 200 मीटर तक की गहराई तक होता है जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर पा रही है। तो ये वही रीजन है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और इसी रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ओशियन में देखने को मिलेगी। फिर आता है एफोटिक जोन। एफोटिक जोन को 200 मीटर से नीचे का जोन है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए इसे एफोटिक जोन कहते हैं। इसे भी हम 2 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं,
मीसोपेलेजिक जो कि 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की गहराई तक होता है, और बेथीपेलेजिक जो कि 1000 से ज़्यादा की गहराई तक होता है। इसके बाद हम देखते हैं एस्चुरिन इकोसिस्टम। तो एस्चुरी जनरली एक कोस्टल बॉडी है वाटर की, जो कि सेमी एनक्लोज्ड होती है, यानी बेस, लगून्स, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जनरली जब फ्रेश वाटर जो है वो उसका कोई सोर्स आकर समंदर में मिलता है, तो वहाँ पर जनरली एस्चुरीज फॉर्म होती हैं, यानी दो डिफरेंट बॉडीज़ वाटर की कहीं भी मीट हो रही हो, मिल रही हो, मिक्स हो रही हो, तो उसे हम एस्चुरी बुलाते हैं। एस्चुरी में जो सैलिनिटी होती है फ्रेश वाटर, मरीन वाटर की बिल्कुल मतलब बीच में जनरली पाई जाती है। एस्चुरीज में जनरली हाई रेट्स होती हैं, प्रोडक्टिविटी की हाई रेट्स देखने को मिलती है। तो एस्चुरीज केवल उसी इलाके में नहीं मिलती जहाँ पर रिवर और सॉल्ट वाटर जो है ओशन का वो मिक्स हो रहे हों। कई जगहों पर जहाँ पे मान लीजिए कोई रिवर का पानी या फिर ऐसा दूसरा पानी जो कि केमिकली डिस्टिंक्ट हो उसके पानी से, किसी लार्ज लेक का पानी भी हो सकता है, वो आपस में मिल रहे हों, तो भी वहाँ एस्चुरीज फॉर्म होती हैं। उनको हम फ्रेश वाटर एस्चुरीज बुलाते हैं। एस्चुरीज का जो पानी होता है जनरली जब फ्रेश वाटर और सॉल्टी सी वाटर आपस में मिलते हैं, तो वो एस्चुरीज का जो पानी है उसे हम ब्रैकिश वाटर बुलाते हैं। उसकी जो सैलिनिटी है दोनों फ्रेश वाटर और सॉल्टी सी वाटर के बीच में जनरली पाई जाती है, इंटरमीडिएट होती है। इसके बाद देखते हैं कोरल रीफ्स को। तो कोरल रीफ्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि कोरल सिक्रीट करते हैं, जो कि फाइलम निडेरिया यानी सीरेंटेटा की क्लास एंथोजोआ के मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा सिक्रीट की जाती है, तो वो कोरल रीफ्स होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स में केवल एंथोजोआ के जो मेंबर्स हैं उनके पॉलिप्स ही नहीं पाए जाते, और भी कई तरह के जीव इसमें पाए जाते हैं, जैसे जेली फिश हो गई, हाइड्रोइड सी एनिमोन्स, कुछ फिशेज़ हो गई। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, जो कि बहुत ही डाइवर्स इकोसिस्टम है, बहुत डाइवर्सिटी, रिच डाइवर्सिटी इसकी होती है। तो कोरल रीफ सबसे ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम्स आप इन्हें मान सकते हैं अर्थ पर पाए जाने वाले। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में ये जनरली पाए जाते हैं, और लैंड के ज़्यादातर पास वाले एरिया में जो शैलो ओशियनिक वाटर होता है, थोड़ा उथला जल यानी गहरे पानी में नहीं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं रीफ्स, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स, एटॉल्स। फ्रिंजिंग रीफ्स जो होती हैं जनरली कोस्ट के यानी जो तटीय इलाका है उसके पैरेलल पाई जाती हैं, जबकि बैरियर रीफ्स क्या करती हैं कि वो भी जो है वो थोड़ी दूर पाई जाती हैं। बैरियर रीफ्स थोड़ी लैंड से दूर पाई जाती हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स की तरह ही होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेट बैरियर रीफ जो कि सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसी तरह एटॉल्स होते हैं कॉरल्स के सर्कल्स, कंप्लीट सर्कल्स, जिन्होंने बीच में एक वाटर बॉडी, उसके सेंटर में लेगून जो है उसके सेंटर में वो पाया जा रहा। इसके बाद देखते हैं मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स जो है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इंटरटाइडल रीजन्स में पाए जाने वाले जंगल होते हैं, जिनमें सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स की अधिकता होती है, यानी ऐसे प्लांट्स जनरली इनमें पाए जाते हैं जो कि सॉल्टी वाटर को टॉलरेट कर सकें। और जो इंटरटाइडल रीजन होता है, हाई टाइड लो टाइड जब आता है समंदर में ज्वार भाटा, तो उसके बीच का जो एरिया इंटरटाइडल जोन है वहाँ पर ये जनरली स्थित होते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। मैनग्रोव्स में जो ट्रीज़ या श्रब्स पाई जाती हैं वो सैलिनिटी के लिए, उसको टॉलरेट करने के लिए और ऐसे ही सलाइन एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए बिल्कुल एडजस्टमेंट्स उसमें पाए जाते हैं, कई सारी एडेप्टेशंस पाई जाती हैं फिजियोलॉजिकल। तो मैनग्रोव जो होते हैं जनरली एक प्लांट का नाम है, और इससे बनने वाला जो फॉरेस्ट है उसे हम मंगल या मैनग्रोव फॉरेस्ट बुलाते हैं। तो मंगल या मैनग्रोव फॉरेस्ट का क्या है, जहाँ पर मैनग्रोव्स यानी ऐसे प्लांट्स पाए जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। तो एस्चुरीज़ वाले इलाके में या जो समुद्र के तटीय इलाके होते हैं वहाँ पर ये कॉमनली देखने को मिलते हैं मंगल्स या मैनग्रोव फॉरेस्ट, और इसमें कई तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। जनरली 110 स्पीशीज़ आइडेंटिफाई की गई हैं जो मंगल या मैनग्रोव फॉरेस्ट में अलग अलग प्लांट्स की पाई जा सकती हैं, और ये सभी स्पीशीज़ में फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस पाई जा रही हैं ताकि वो हाई सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकें। और ये जो मैनग्रोव्स होते हैं उनके कई सारे फ़ायदे भी होते हैं उस एरिया में। ये कई बार साइक्लोन्स को रोकने में हेल्प करते हैं, और एक बहुत ही रिच और डाइवर्स इकोसिस्टम जो ये क्रिएट करते हैं।